हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये एनआईएस समरी चल रही है। जो एनआईएस की बुक्स होती हैं उनको उनके चैप्टर्स को या यूनिट को मैं समरी फॉर्म में यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। ये जो वीडियोस हैं ये आपके एक्चुअली होता क्या है, ये जो बुक्स हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन DT+B में देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। तो इन अगर आप DT+B की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं जो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 507 कोर्स का यूनिट 3। इससे पहले मैंने 1 और 2 यूनिट कंप्लीट कर दिया है और 501, 502 एंड 506 कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान। काफ़ी इजी सा चैप्टर है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जिनका डेटा आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बस समझ लेते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आप अपने आसपास चीज़ों को लेके अवेयर हैं तो आसानी से इस चैप्टर को समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं समुदाय के बारे में। अब इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने समुदाय के बारे में बताया था। यहाँ पे भी थोड़ा समझ लेते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है, जिसका कुछ कॉमन फैक्टर होता है, कुछ समान कारक होते हैं। एक कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनकी भाषा समान हो सकती है, क्षेत्र वो मतलब समान क्षेत्र में होंगे, उनकी प्रथाएं, कस्टम्स और जो नॉर्म्स हैं वो सेम हो सकते हैं, उनके कल्चर सेम हो सकता है, उनका व्यवसाय सेम हो सकता है, उनका लक्ष्य सेम हो सकता है। तो ये क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक कम्युनिटी को। ठीक है, अब आता है कि यहाँ चैप्टर का नाम है कि विद्यालय शिक्षा में कम्युनिटी का क्या योगदान है। तो शिक्षा में समुदाय की जो पार्टिसिपेशन है, पहली बात तो अगर जैसे मैंने पहली वाली यूनिट जो बताई हैं ऐसे जिसमें हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जाना था, वहाँ पे देखिए समुदाय का कितना इंपॉर्टेंट रोल था कि अगर एक हिसाब से विकेंद्रीकरण, शिक्षा का जो विकेंद्रीकरण होना, डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्यों भागीदारी इंपॉर्टेंट है? इसका पूरा उद्देश्य होता है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी कि शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करना, सभी तक पहुंच हो सके। ये अकेले एक टीचर या हेडमास्टर के भरोसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसमें इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, कम्युनिटी का, आसपास के लोगों का, ठीक है, पेरेंट्स का, गार्जियंस का। इससे क्या होगा, आप 100% एनरोलमेंट हो सकेगा स्कूल में, लिटरेसी रेट बढ़ेगा। तो इसलिए समुदाय की भागीदारी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, हम जानेंगे कि सरकार ने क्या किया। भाई इसके लिए सरकार ने कुछ तो किया होगा, बिल्कुल किया है। क्या किया है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP, अभी तो 2020 उसमें भी है, लेकिन NEP 1986 और 1996 में आई थी और इसी का ही संशोधन हुआ, जिसको POA बोलते हैं, प्लान ऑफ एक्शन या प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहते हैं, ये 1992 में। इनमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन पे। ठीक है, अब होता क्या है, 1992 में आपको पता होगा पंचायती राज संस्थाओं को हमारे संविधान में शामिल कर दिया गया। 73 अमेंडमेंट 1992 एंड 74 अमेंडमेंट 1992। इसमें क्या हुआ, 73 वाले में आपका पंचायती राज है और 74 में म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पंचायत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे संविधान में लागू कर दिया गया। अब ये वो संस्थाएं हैं जो लोकल बॉडीज़ जिनको बोलते हैं, जिनके द्वारा पार्टिसिपेशन अच्छा होगा। ठीक है, ये सरकार की पहल रही। और सरकार ने क्या किया, सरकार क्या करती है, ग्रामीण शिक्षा समिति का गठन करती है। मतलब वहाँ पे उस एरिया में जहाँ विद्यालय है वहाँ पे VEC का गठन किया जाता है। SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, RTE 2009 में बहुत इंपॉर्टेंट। RTE वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो SMC में होता क्या है? अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्यालय व्यवस्थापन समिति। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें 75% जो सदस्य होते हैं वो आपके अभिभावक होते हैं। हालांकि मैं इसको बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियोस में, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 75% सदस्य अभिभावक होते हैं और जो 25% होते हैं वो अदर होते हैं। अब अदर में कुछ लोकल बॉडीज़ भी आ जाते हैं, स्कूल के भी आ जाते हैं और स्टूडेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो मैंने 75% बताया ना कि 75% में गार्जियन थे, उन गार्जियन में 50%, मतलब जितने भी गार्जियन हैं 75% में, उसमें 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। और जो इनमें भी 75% गार्जियन में जो ST SC हैं या फिर मतलब उस जाति के जो लोग होते हैं, उनमें
उनके अनुपात के जो उनकी जनसंख्या का अनुपात है उसके अनुसार उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है तो उसके अनुसार ही उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है कि ST/SC के कितने मेंबर होंगे एज ए गार्जियन, ठीक है। मदर टीचर एसोसिएशन क्या होता है, तो इसमें मतलब मातृ और शिक्षक एसोसिएशन इसको बोलते हैं। पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनता है, ये मदर एसोसिएशन बनता है। वुमेन मॉनिटर ग्रुप बनता है जिसमें महिलाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं उन पे काम किया जाता है। तो ये सारे क्या हैं, सरकार की पहल रही हैं। RT 2009 कब लागू हुआ था, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, लेकिन लागू कब हुआ ये आप कमेंट करिएगा। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें विशेषता SMC के गठन पे जोर दिया गया। तो SMC को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि 75% गार्जियन एंड 25% अदर। हालांकि और पहले वाली वीडियोज़ में इसको डिटेल में मैंने बताया, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब आते हैं VEC। अब यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, VEC क्या करेगा, VEC मतलब विलेज एजुकेशन कमेटी, गांव शिक्षा समिति। ये माइक्रो लेवल प्लान को तैयार करता है, सूक्ष्म स्तर योजना को तैयार करता है। अभी सूक्ष्म स्तर योजना क्या है इसको अभी हम आगे ही इसी चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। तो अभी केवल इतना हम ध्यान कर लेते हैं कि माइक्रो लेवल प्लान कौन तैयार करता है, तो VEC तैयार करता है, ठीक। अब हम जानते हैं, अच्छा VEC का भी है, VEC में कितने मेंबर होते हैं क्या है। तो अभी जो नेक्स्ट यूनिट है ना उसमें मैंने इसको माइंड मैप से समझा दिया है, तो जो नेक्स्ट यूनिट है उसको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा VEC के बारे में। अब हम जानते हैं कि समुदाय विभिन्न तरीकों से के माध्यम से सम्मिलित हो सकता है। मतलब समुदाय कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है। पहला, सर्वे में पार्टिसिपेट करके, कोई सर्वेक्षण चल रहा है बच्चों से संबंधित तो उसमें पार्टिसिपेट करके, अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके, जैसे बाल श्रम पर जागरूकता फैलानी है, पोस्टर वगैरह चिपकाना है, तो क्या करेगा समुदाय ही, तो वो देगा, सुविधाएं देगा, या फिर कहेगा अच्छा ठीक है हमारी दीवारों पे चिपका दिया जाए, या फिर अब जमीन प्रोवाइड करना, बाल श्रम कह रही हूँ मैं, श्रम वगैरह अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा पैसे वैसे की मदद करना, तो वित्तीय मदद करना कह सकते हैं, ये सब समुदाय करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि स्कूल मैपिंग स्कूल कहाँ बनना है उसके लिए ज़मीन प्रोवाइड करना, स्कूल की स्थिति में योगदान देना, स्कूल से संबंधित जो संसाधन है, रिसोर्सेज चाहिए, उनकी उपलब्धता में भागीदारी करके ये समुदाय करता है। धन, सामग्री और श्रम के योगदान में माध्यम से, मतलब धन से संबंधित मदद कर सकता है, कोई सामग्री चाहिए उससे मदद कर सकता है, श्रम अगर कहीं कुछ काम लग रहा है तो लोग इकट्ठा होकर हेल्प कर दे रहे हैं, तो इस तरीके से मदद कर सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट काम है समुदाय का कि विद्यालय का निरीक्षण करके, देखिए अगर एक समुदाय क्या होगा, एक दबाव प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे क्या करेगा, वो टीचर के ऊपर टीचर अगर वो टाइमली निरीक्षण कर रहा है स्कूल का, तो टीचर के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि हाँ हमें ढंग से पढ़ाना है, तो इस तरीके से। या PTA मीटिंग में अभिभावक का भी इंपॉर्टेंट रोल है। समुदाय में क्या आता है, अभिभावक भी आ जाते हैं ना, तो PTA जो मीटिंग होगी, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मीटिंग, उसमें टाइमली उपस्थित होके, ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत सारे केस स्टडी दे रखे थे, तो उसमें बताया गया कि शहर में क्या होता है कि जो गार्जियन के पास इतना समय नहीं होता कि वो जा सके वो मीटिंग में, तो ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर ऐसा ये पार्टिसिपेशन करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिक्षा में समुदाय। अब विद्यालय एवं समुदाय के बीच नज़दीक संबंध को निम्न तरीके से स्थापित किया जा सकता है। मतलब जो स्कूल है और जो कम्युनिटी है उनके बीच में संबंध को कैसे और मजबूत किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, विद्यालय जो सुव्यवस्थित है जिसमें SMC है, मतलब ऐसा विद्यालय, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर विद्यालय, प्रॉपर ऑर्गेनाइज विद्यालय कह सकते हैं, जहाँ पे SMC का गठन हो। SMC है तो वहाँ पे मीटिंग होगी, है ना। तो इस तरीके से इनके बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा स्कूल और समुदाय के बीच में। विद्यालय जो अभिभावकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे विद्यालयों का होना जो क्या करें, गार्जियन के पार्टिसिपेशन को और इनकरेज करें, मतलब उनको और कुछ प्रोग्राम्स को, जैसे होता है हम लोग देखते थे कि कुछ मदर्स डे का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, इंट्रैक्शन बढ़ेगा गार्जियंस का, जिसकी वजह से वो और पार्टिसिपेट करेंगे और स्कूल भी बहुत बेहतर काम करेगा। शिक्षक जो माता पिता को दिशा निर्देश देने एवं सलाह देने को तैयार रहते हैं, मतलब अब शिक्षक भी सेम टाइम पे माता पिता को गाइड करे कि आप ऐसे ऐसे घर पे कर सकते हो, या इस तरीके से बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है, या आप अपने सुझाव हमको दें, हम लेने को तैयार हैं। आपको इग्नोर नहीं करना है जो बच्चे से माता पिता से आने वाले सुझाव हैं, ठीक है, उनको लेने के लिए तैयार रहना, और सेम टाइम पे आप दे भी सकते हो उनको। अभिभावक विद्यालय के साथ अपने ज्ञान कौशल को साझा करते हैं। इस तरीके से अगर किसी अभिभावक के पास कोई स्किल है तो उसको स्कूल के साथ साझा करके क्या होगा कि इससे भी इंट्रैक्शन उनके बीच में जो
संबंध है वो मजबूत बनेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, ये देखिए इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, केवल आपको समझना है। आप ऑप्शन देखेंगे वहाँ आसानी से कर लेंगे। ठीक, ये लास्ट वाला मैंने इंग्लिश में लिखा क्योंकि इसकी हिंदी बहुत ही खतरनाक दे रखी थी। पेरेंट्स एंड स्कूल हु कम्युनिकेट रेगुलरली, यानी कि वो पेरेंट, इतना ईजी सा है लेकिन हिंदी में बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा था मुझे, कि जो अभिभावक और स्कूल हैं वो रेगुलरली संप्रेषित कर रहे हैं, मतलब रेगुलरली टच में हैं और बात कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, और निरीक्षण कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है पेरेंट्स आ करके। तो इस तरीके से अब हम जानते हैं सूक्ष्म योजना, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो लेवल प्लानिंग होती क्या, अभी मैंने बताया था कि इसको कौन तैयार करता है, VEC तैयार करता है, विलेज एजुकेशन कमेटी तैयार करता है। ठीक है, अब जो विलेज एजुकेशन कमेटी है या फिर इसको WEC भी कहीं कहीं ऑप्शन में होगा तो वो भी सही कर दीजिए, एजुकेशन कमेटी। गांव वार्ड का नक्शा विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को सूक्ष्म योजना कहते हैं। गांव का जो नक्शा बनता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब नक्शा बनता है, उसको हम सूक्ष्म योजना कहते हैं। ये कौन तैयार करता है, VC तैयार करता है। समुदाय के जो लोग हैं, VC में समुदाय के ही लोग आते हैं और मतलब ग्राम प्रधान होते हैं। अब बता देती हूँ, अच्छा VC का भी मैं इसी वक्त, अभी नेक्स्ट चैप्टर में है हालांकि। VC का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है। सचिव आपका जो मुख्य अध्यापक है, जैसे हेड मास्टर हो सकते हैं या फिर कोई वरिष्ठ टीचर है वो होते हैं। उसके अलावा समुदाय के कुछ लोग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो समुदाय के 35-40 सदस्यों का समूह होता है वो क्या करता है, स्थानीय सामग्री, आसपास की जो सामग्री है उनका उपयोग करके ईंट, बीज, पत्थर आदि से ज़मीन पर नक्शा बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ज़मीन पर नक्शा बनाया जाता है। मान लीजिए घर बनाया, ठीक है, इसमें यहाँ पे झंडा लगा दिया। अभी मैं बताऊंगी इसमें झंडे का यूज़ कर सकते हैं, डंडे का यूज़ कर सकते हैं, जो आसपास की स्थानीय सामग्री है उसका यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, अब पत्थर के द्वारा किया जा सकता है, क्या बोलते हैं, पेड़ की टहनियों जैसा भी मैप बन सकता है। तो इस तरीके से ज़मीन पर मैप बनता है। कितने लोग बनाते हैं, समुदाय के 35-40 सदस्य मिलकर बनाते हैं। प्रत्येक नक्शा 300 घरों की सूचना रखता है। ठीक है, ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है कि एक नक्शा जो बनता है, वार्ड का नक्शा बनता है, वो 300 घरों की सूचना रखता है। अब नक्शे में क्या क्या होता है, मतलब क्यों बनाया जा रहा है भाई, नक्शे में इस जो मैपिंग की जा रही है ज़मीन पे, वो इसलिए की जा रही है कि हमको ये पता चले कि कितने स्कूल हैं, कहाँ स्कूल हैं, कहाँ नहीं है जहाँ ज़रूरत है, कितने घर से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें पता चले। तो पहले हम जानते हैं नक्शे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो नक्शे में गाँव में घरों की संख्या, कि अगर हम 300 घर ले रहे हैं तो 300 उनकी संख्या कि कितने घर हैं, जरूर मैक्सिमम 300 हो सकता है, और कितने हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी स्थिति कहाँ कहाँ है, जैसे एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर, ऐसे करके। अब घर में लोगों की भी संख्या उसी पे मेंशन होती है। अब वो कैसे होगी, बीज के द्वारा। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक घर बनाया, बहुत तरीके हैं, मैं अपने तरीके से बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए घर बनाया, इसमें 4 सदस्य तो हमने 4 बीज रख दिए। ठीक है, घर से विद्यालय जाने वाले और विद्यालय ना जाने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, कितने बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इसको कई तरीके से हो सकता है। मान लीजिए मैं 2 रंग के बीज ले लेती हूँ और मैं वहाँ पे कह दूँ कि इतने बच्चे जा रहे हैं, इतने बच्चे नहीं जा रहे हैं। शिक्षित और अशिक्षित पुरुष व नारी की संख्या, ये सब उस नक्शे में मेंशन होती है। अब सूक्ष्म योजना की सहायता से, जो हमने माइक्रो प्लानिंग की है, नक्शा वक्शा बना दिया है, इसकी सहायता से और क्या करेंगे हम, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन, इंग्लिश में इसको याद रखिएगा PLA में क्या होता है, इसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जो कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, समुदाय के लोग, वो आपस में कोई चिन्ह का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने में, जो अशिक्षित है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो भागीदारी करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो शिक्षित नहीं हैं वो कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। इसी टेक्निक को ही PLA कहा जाता है। ठीक है, समूह केंद्रित विचार विमर्श। अब सूक्ष्म योजना की सहायता से अगर हमने नक्शा वक्शा बना लिए तो अब क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि वहाँ के जो समुदाय के लोग हैं कि अच्छा इस घर में यहाँ स्कूल की ज़रूरत है, यहाँ स्कूल नहीं है, इनकी ज़रूरत है। आई थिंक मैंने यहाँ पे एक मिस कर दिया। गांव में आंगनवाड़ी, पूर्व विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र का स्थान, ये उसमें होता है नक्शे में। ठीक है, कहाँ कहाँ मौजूद है वो, तो इस बारे में वो डिस्कस करते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सूक्ष्म योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जब लोग इकट्ठा हुए हैं तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, अवलोकन ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से
ये सूक्ष्म योजना काम करती है। PLA को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि यूज़ ऑफ सिम्बल्स टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, इसमें सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है सूचना को संप्रेषित करने के लिए। इसमें अशिक्षित को भागीदारी में बढ़ावा मिलता है। इस टेक्निक से होता क्या है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको और पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखिए आप समुदाय की भागीदारी में हम क्या कर सकते हैं, चपाती समुदाय दर्शन कर सकते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे चपाती कम्युनिटी विज़न। इसमें क्या करेंगे, कार्डबोर्ड पे चपातीज़ बनाएंगे। कोई बड़ी चपाती है, छोटी बना दिया। बड़ी पे हम समुदाय के लोगों से ये कहेंगे कि वो बड़ी समस्या लिखें, और छोटी पे हम क्या कहेंगे, वो छोटी समस्या लिखें। मतलब उनके अनुसार कौन सी बड़ी समस्या है, कौन सी छोटी समस्या है, उनको हम बांट लें। फिर उसके बाद मिल करके उन समस्याओं पे हम बात करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। बीजों, डंडों और झंडों का उपयोग, ये मैंने बता ही दिया था कि हम बीजों का उपयोग कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी घर को दिखा रहे हैं तो हमने एक पेड़ बनाया नक्शे में, पेड़ की जो शाखाएँ हैं वो उनके बच्चे हो गए इस तरीके से। अब या फिर मतलब शाखाएँ उनके मेंबर हो गए और उसके बाद यहाँ पे जो उसके फ्रूट्स वगैरह हैं वो बच्चे हो गए, इस तरीके से दिखा सकते हैं। झंडों का उपयोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, झंडों का उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई घर बनाया था, वहाँ पे हमने ऐसे झंडा मार्क कर दिया, तो ये झंडा क्या करेगा, उस घर को दिखाएगा जहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जानते हैं PEP क्या है। तो यहाँ पे ये बहुत मतलब फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, प्राइमरी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होता है कि NHP, मतलब ये सब हम जो चैप्टर में क्या है, समुदाय का इन्वॉल्वमेंट है ना, कैसे वो भागीदारी निभाता है। तो इस प्रोजेक्ट में NHG बनता है, यानी कि नेबरहुड प्रोजेक्ट, नेबरहुड ग्रुप बनता है, पड़ोसी ग्रुप समूह जिसको बोलते हैं। यहाँ से डेटा इंपॉर्टेंट है कि पड़ोसी जो समूह है उसमें 50 से 250 लोग होते हैं और महिलाओं का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये मतलब मोस्टली महिलाएं होती हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ था कि मोस्टली वो महिलाएं होती हैं नेबरहुड ग्रुप में। अब इसमें क्या होता है, बस्ती समिति का एक अध्यक्ष होता है। ये जो बस्ती, क्योंकि वो नेबरहुड का है तो उनकी समिति हो गई, वो बस्ती समिति हो गई, उसका अध्यक्ष होता है, उसका सचिव होता है, कुछ कार्यकर्ता होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समुदाय से संबंधित कोई समस्या है, शिक्षा से संबंधित कोई समस्या चल रही है, उन पे ये लोग अपना डिस्कशन करते हैं। इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इनका कार्य होता है कि नामांकन करवाएं, अवेयर करें लोगों को। ठीक है, जो नेबरहुड ग्रुप है लोगों को अवेयर करें कि अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन स्कूल में नाम लिखवा दें। उपस्थिति, बच्चे टाइमली स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ उपस्थिति बच्चों की नहीं चेक करना, शिक्षक की भी चेक करना। ये याद रखिएगा, समुदाय का इंपॉर्टेंट रोल है कि वो शिक्षक पे भी निगरानी करे। निगरानी का सेंस मतलब निरीक्षण करे कि हाँ शिक्षक टाइमली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्कूल ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अधिगम प्रक्रिया को देखें, विद्यालय के साथ जुड़ाव, इंट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस तरीके से ये बस्ती शिक्षा समिति के कार्य हो जाते हैं। बच्चों को सहायता के लिए SSK, सहायता शिशु केंद्र स्थापित करना, ये NSG करता है कि या आप कह सकते हो कि ये जो प्राइमरी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होता है कि बच्चों की सहायता के लिए SSK को स्थापित किया गया, सहायता शिशु केंद्र को स्थापित किया गया। तो ये सारे हमने चैप्टर हो गया आई थिंक फिनिश। और ये चैप्टर देखिए बहुत इजी सा है, समझने वाला है मेरे हिसाब से। जो आपका माइक्रो प्लानिंग है ना, वो याद करने की ज़रूरत है। और जो मैंने एक्स्ट्रा में बताया जैसे VEC, SMC, वो इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी, जैसे 501 आई थिंक या 502 में इसको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। आप देखिएगा वो चैप्टर का नाम में मैं डाल देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट होता है SMC वाला तो उसको पढ़ लीजिएगा, वरना RT वाला जो वीडियो है ना उसमें मैंने SMC लास्ट में बताया, तो वो भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।